हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। और आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो टॉपिक है हमारे पास में नाइन्थ क्लास में, बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये क्लास टेंथ में भी आएगा। और जब क्लास टेंथ में आएगा तो आपको वहाँ पर नाइन्थ क्लास का जो बेसिक नॉलेज है जो यहाँ पे आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो आपको ज़रूर काम में आएगा। तो ध्यान से यहाँ पे सुनिए। इस तरह से ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का टॉपिक हमारे पास में आता है। देखो बच्चा, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि भैया इक्वेशन क्या होता है। एक-एक करके चीज़ों को समझते हैं, ठीक है? अगर एक-एक करके चीज़ों को समझेंगे तो बहुत मज़ा आपको आएगा। इक्वेशन क्या है? अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे लिखा हुआ है 5x + 3। क्या लिखा हुआ है? 5x + 3। तो अगर आपने इसको ऑब्ज़र्व करा और मैंने आपसे पूछा बच्चों ये इक्वेशन है या नहीं? तो अगर आपका आंसर है नो, तो आप बिल्कुल ठीक हैं, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब होती है बेटा? जब हमारे पास में इज़ इक्वल टू का ये साइन आ जाता है और यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाती है, सपोज़ 0 या फिर 1, 2, 3, 4, है ना? कुछ भी हो सकता है ना? जैसे यहाँ पे 5x + 3 = 0 है, ये ऐसे भी हो सकता था इज़ इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास में इक्वेशन होता है। इक्वेशन क्या होता है? आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा सिंपल इक्वेशन। यहाँ पे ये इज़ इक्वल टू का साइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन होती है। ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो हमारे पास में जब भी इक्वेशन की बात हो तो सबसे पहले आपको इक्वल्स टू का साइन देखना है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इक्वेशन क्या है। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया कि इक्वेशन है, लेकिन अगर हमारे पास केवल ऐसे लिखा हुआ होता तो ये क्या था? तो बेटा ये तो चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको बता चुका हूँ ना, ये हमारे पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल्स के जो लेक्चर हैं वो मैंने कवर कराए हुए हैं यूट्यूब पे, आप उन्हें देख सकते हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता था? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, और उसका एक स्पेशल केस था पॉलिनोमियल, पूरा चैप्टर मैंने कराया हुआ है। तो ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और जब इज़ इक्वल टू के साइन के साथ में यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दूसरी तरफ आ जाती है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो पूरा ओवरऑल हमारे पास में अब ये इक्वेशन बन गया और ये हमें यहाँ पर काम में आने वाला है इस चैप्टर में। तो ये हमारे पास में इक्वेशन की बात मैंने कर ली। तो बच्चों, आई होप कि आपको इक्वेशन की बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर ये लीनियर वर्ड उसके साथ में जुड़ जाता है, तो ये लीनियर इक्वेशन कौन-सी चीज़ आ गई, ये अब आप समझो। बेटा अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि लीनियर का मतलब होता था जिसकी हमारे पास में हाईएस्ट पावर क्या होती थी? हाईएस्ट पावर कितनी होती थी? क्या होती थी बेटा? 1। यानी कि उसकी जो डिग्री होती थी वो क्या होती थी? 1 होती थी। तो यहाँ पे हमारे पास में लीनियर वर्ड है। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है ना? उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन है उसमें हमेशा आपको पावर 1 मिलेगी वेरिएबल की, क्वाड्रेटिक में 2 मिलेगी, क्यूबिक में 3 मिल सकती है। तो हमारे पास में यहाँ पे जो हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, इसको मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। 3x + 5 इज़ इक्वल्स टू सपोज़ 11 आपके पास में लिखा हुआ है। अब बेटा जी, आप बोलेंगे कि सर ये लीनियर इक्वेशन कैसे है? तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, लीनियर इक्वेशन तो है ही, इसमें आप ज़रा ध्यान से देखो वेरिएबल कहाँ है? आपने बोला सर ये रहा वेरिएबल, इसकी पावर देखना ज़रा कितनी है? आप बोलोगे सर है ही नहीं। अरे बेटा क्यों नहीं है? यहाँ पे 1 लगाओगे ना, तो यहाँ पे 1 है हमारे पास में, तो इसकी जो डिग्री है, मतलब इसकी जो हाईएस्ट पावर है, वो हमारे पास में 1 है। तो ये कौन-सा आपके पास इक्वेशन हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। ये कौन-सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। और ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे आपके 7th क्लास में करे होंगे, ये लीनियर इक्वेशन जिसको सिंपल इक्वेशन भी बोलते थे। तो अब आपको इक्वेशन क्या है वो भी समझ में आ गया है और लीनियर क्यों बोला जा रहा है वो भी समझ में आ गया है। अब आपके पास में ये जो साथ में कंडीशन जुड़ रही है टू वेरिएबल, ये क्या चीज़ है? ये अब मैं आपको समझा देता हूँ। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया है, लेकिन ये टू वेरिएबल क्यों लिखा हुआ है साथ में, अब वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने बोला 3x + 5 इज़ इक्वल्स टू 9। क्या ये इक्वेशन है? है सर, यहाँ पे इज़ इक्वल टू का साइन है, अभी तो आपने बताया ये इक्वेशन है। ठीक है, वेरी गुड। क्या हमारे पास में ये जो है लीनियर है? तो आपने बोला बिल्कुल है सर, यहाँ पे पावर में 1 है ना? हाईएस्ट जो पावर है यानी डिग्री है ये 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अब मैं पूछने वाला हूँ, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? अगर आप बोलेंगे हाँ, तो माफ़ी चाहता हूँ आपका आंसर गलत है। ठीक है?
क्यों है गलत? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में एक ही वेरिएबल है। तो ये 2 वेरिएबल में कैसे हो गया? बेटा जी 2 वेरिएबल का इक्वेशन ये कहलाएगा। इसको ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को। यहाँ पर हमारे पास में ये इधर है क्या? x, इधर है क्या? y। कितने वेरिएबल हैं? 2। दोनों के पास में जो है पावर यहाँ पर क्या है? 1 है ना? हाईएस्ट जो पावर है वो है 1। तो यानी कि हमारे पास में ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर भी है, इक्वेशन भी है, वेरिएबल्स तो हैं ही और वो भी 2-2 वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास में सारी कंडीशंस जो भी हैं, वो हमारे पास में पूरी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है जल्दी से बताओ, क्या बताओ? यहाँ पे क्वेश्चंस लिखूँगा, आपको बताना है कि वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है। देखिए यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को लिख दिया है, वीडियो को आप लोग पॉज़ करके इनको सॉल्व करके देख सकते हो और उसके बाद में आप प्ले करके वापस से देख सकते हो कि कौन-सा हमारे पास में सही आंसर है। तो चलिए इनका सॉल्यूशन अब मैं आपको एक-एक करके बता देता हूँ। पहले केस की बात करते हैं, 2x + 3y = 8। भैया जी, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? ध्यान से देखना है बस 2-3 चीज़ों को। भई ये x है, ये y है, 2 वेरिएबल हैं। हाँ भई 2 वेरिएबल हैं। पावर दोनों के पास में है ना, जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, ठीक है। तो लीनियर भी है और इक्वेशन तो वैसे ही है क्योंकि इज़ इक्वल टू का साइन है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। सेकंड वाला केस, ये 2 वेरिएबल हैं, एक्स भी है, वाई भी है, दोनों के पास में पावर 1 है ना? हाईएस्ट पावर 1 है। ये आ गया आपका इक्वेशन, क्योंकि इज़ इक्वल टू का साइन आ गया, तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। अब बात करते हैं थर्ड वाले केस की। आपने बोला सर ये रहा इज़ इक्वल टू का साइन, इक्वेशन है, वेरी गुड। आपने बोला सर ये रहा एक्स, ये रहा ज़ेड, इक्वेशन है, किसमें? 2 वेरिएबल में, वेरी गुड। लेकिन बेटा जी लीनियर नहीं है। ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लेकिन लीनियर नहीं है। लीनियर क्यों नहीं है? अगर मैं इस x को ऊपर लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा 5x की पावर -1 और ये क्या होगा? माइनस का 9z का, है ना? इज़ इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5x की पावर -1 माइनस 9z इक्वल्स टू 0। तो यानी कि हमारे पास में यहाँ पे पावर आ गई नेगेटिव में। बेटा नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव में होती है तो उसे लीनियर नहीं बोलते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, है ना? प्लस में होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, केवल इसलिए क्योंकि लीनियर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब आते हैं फोर्थ केस पे, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? अरे सर ये तो इक्वेशन ही नहीं है, यहाँ पे बराबर में कुछ लिखा ही नहीं है, इज़ इक्वल टू का साइन ही नहीं है, तो ये हमारे पास में इक्वेशन नहीं है। तो बच्चों बात करते हैं फिफ्थ वाले केस की, यहाँ पे लिखा हुआ है 5x + 9x = 11। क्या ये इक्वेशन है? बिल्कुल है, इज़ इक्वल टू का साइन है। क्या ये लीनियर है? हाँ, है ना? यहाँ पे हमारे पास में 1 है डिग्री और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। लेकिन क्या ये 2 वेरिएबल में है? नहीं है, एक ही तो वेरिएबल है। अब आप बोलेंगे सर ये रहा एक वेरिएबल, ये रहा एक वेरिएबल। अरे बेटा यहाँ पे है तो ये x ही ना, और आपने 7th-8th क्लास में पढ़ा है, ये तो लाइक टर्म्स हैं, इनको तो आप ऐड कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास में हो जाएगा 5 + 9 14x = 11। तो थोड़े से आपके पास सॉल्यूशन के बाद में अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये तो 1 वेरिएबल में चला गया, 2 वेरिएबल में नहीं है, तो ये भी हमारा 2 वेरिएबल का इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। सिक्स्थ वाला देखो अब, हमारे पास में इज़ इक्वल टू का साइन है, वेरी गुड। हमारे पास में 2 वेरिएबल हैं, x है, y है, वेरी गुड। लेकिन ये y तो 1 है, y की पावर तो 1 है, लेकिन x हमारा रूट में लिखा हुआ है। और अगर रूट में लिखा हुआ है, तो ये आपको मैंने समझाया हुआ है कि रूट के x का मतलब क्या होता है? रूट x इक्वल्स टू x की पावर 1/2। क्या 1/2 पावर हमारे पास में लीनियर होती है? नहीं होती। हमारे पास केवल 1 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था। यहाँ पे तो रूट आ गया ना, और जब रूट आ गया, उसके अंदर वेरिएबल आ गया, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब आप बोलें सर पर यहाँ पे इसका क्या दोष है? इसके पास में तो है ना पावर 1, हाईएस्ट पावर इसका 1 है ना, डिग्री 1 है ना। लेकिन बेटा जी, अगर इसके दोस्त के पास में यहाँ पर नहीं है, क्या? लीनियर की प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ये ओवरऑल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है, 2 वेरिएबल में हो या ना हो, लीनियर नहीं है, तो हमारे को इस चैप्टर में जो पढ़ना है, ये हमारा मैच नहीं हो रहा। 7th की बात करते हैं। x = 0,
क्या ये इक्वेशन है? बिल्कुल है। बहुत छोटी-सी इक्वेशन है, प्यारी-सी, लेकिन इक्वेशन तो है। इज़ इक्वल टू का साइन है। लेकिन क्या ये लीनियर है? हाँ, लीनियर है ना। एक वेरिएबल है, उसकी पावर 1 है। लेकिन बेटा एक ही वेरिएबल है, 2 वेरिएबल नहीं है, 3 है। 9th वाले केस की बात करते हैं। क्या इक्वेशन है? हाँ, ये रहा इज़ इक्वल टू का साइन इक्वेशन है। लेकिन 2 वेरिएबल भी तो हैं। तो शायद ये लीनियर इक्वेशन हो, नहीं है। पावर आप देखो, हाईएस्ट पावर डिग्री देखो 2 है। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वेरिएबल के पास में जो डिग्री है वो क्या है? 2। तो ये हमारे पास में नहीं है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और ये लास्ट वाला केस, अब इतनी पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, तो ये तो आप में से जिसको भी क्वेश्चंस करने आ गए, बिल्कुल देखते ही बता दोगे कि ये हमारा इज़ इक्वल टू का साइन आ गया, ये हमारे पास में दोनों के पास में 1 आ गया ऊपर पावर में, और ये 2 वेरिएबल हैं, एक x है और एक क्या है p है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो ये मैं आपको हाइलाइट कर देता हूँ, अब पूरा चैप्टर जो चलेगा, वो ऐसी इक्वेशंस के ऊपर ही चलेगा। कभी भी आपको दिखे ये या फिर ये, तो आप समझ जाना कि भैया ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये जो मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक प्यारी-सी डेफिनिशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। तो चलिए बच्चों, एक बेसिक सी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, है ना? एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। अभी जो भी मैंने आपको एग्जांपल लिखवाए हैं, उनको अगर आपने ध्यान से समझा होगा, तो आप ऑब्जर्व करेंगे वो सारे इस ही फॉर्म में होंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पर ए बी सी आपके पास में रियल नंबर्स हैं, और ए जीरो नहीं होना चाहिए और बी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। हमारे पास में सपोज करो एक इक्वेशन है, 5x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब अच्छा, ये तो हमारे पास में कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, और हमारे पास में यहाँ पे जो इनका पावर है दोनों का, वो क्या है? 1 है। तो यानी कि ये दोनों क्या है? लीनियर है। और यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन भी आ रहा है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे अगर डेफिनेशन से मैच करोगे, तो आप ये पाओगे कि हमारे पास में ए, बी और सी वो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर में हमारे कौन-कौन से आ सकते हैं? रियल नंबर में हमारा सपोज़ कीजिए 5 है, या फिर 2.5 है, या फिर पाई है, या फिर √2 है, या √3 है। तो ये सारे ही रियल नंबर में आते हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने उसको कवर कराया हुआ है अपने चैनल पे, तो आपको याद होगा कि वो हमारे पास में रियल नंबर जो होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का। तो ये जितने भी हमारे पास में रैशनल नंबर है, जैसे यहाँ पे 5 है, या फिर ये 2.5 को अगर हम लोग 25/10 लिख देंगे, तो ये भी रैशनल बन गया। और ये जो बाकी की इरेशनल नंबर हैं, ये सारे के सारे हैं तो रियल नंबर ही। तो ये 5, 3 और 9 की जगह इनमें से कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, और इरेशनल नंबर भी कोई हो सकता है। तो ये हमारे पास में रियल नंबर होते हैं, और ए 0 नहीं होना चाहिए और बी 0 नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब समझ में आता है कि ए भी 0 नहीं होना चाहिए, बी भी 0 नहीं होना चाहिए, वो अब आप समझो। अगर सपोज़ करो हमारे पास में यहाँ 5 और 3 की जगह पे 0 एक्स होता और 0 वाई होता, है ना? तो बेटा जी, ये 0 का एक्स में मल्टीप्लाई 0 का वाई में मल्टीप्लाई करने से ये तो 0 बन गया ना, केवल 9 बचा रह गया। तो यहाँ पे ये तो बात ही खत्म हो गई। हमारे पास में ये जो 9 है, वो यहाँ पर केवल बचा हुआ है। यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि उसका जो कोएफ़िशिएंट है दोनों केसेज़ में, वो आपने 0 लगा दिया। तो वो हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। इसीलिए डेफ़िनिशन में क्या लिखा होगा कि ए 0 नहीं होना चाहिए और बी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे ए 0 और बी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। आपके पास में अगर ऐसे लिखा हुआ है कहीं पे, जैसे √2x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अब देखो कंपेयर कैसे करते हैं। ए की जगह पे क्या है? √2, ये हमारा क्या हो गया? ए क्या हो गया? √2। बी की जगह पे क्या है हमारा? प्लस का 5, ये हो गया प्लस का 5, है ना? जिसको हम लोग और नॉर्मली 5 भी लिख सकते हैं। और जो सी है, जब उसे कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो आपका सी का वैल्यू होगा -11, है ना? इफ यू विल कंपेयर इट, तो ये हमारे पास में 3 वैल्यूज़ आपकी आ गई। तो ये ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन्स आपके पास में लेने वाला हूँ, जिसमें आप ए, बी, सी इन तीनों को फाइंड करके दिखाएँगे। तो मैंने इसमें क्या समझाया? इस फॉर्म की जितनी भी इक्वेशन होंगी, वो सारी लीनियर इक्वेशन होती हैं, और हमारे पास में ये एग्ज़ाम्पल समझ लिया।
ए 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, वो बात मैंने यहाँ से आपको क्लियर करा दिया है और किस तरह से यहाँ पे फाइंड करते हैं एबीसी ये भी बता दिया है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन्स अब हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जितनी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास में होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमारे पास में हमें क्या बोला गया है कि यहाँ 3 क्वेश्चंस हैं। पहले तो इस फॉर्म में चेंज करना है और फिर उसमें से ए, बी और सी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो पहले वाला क्वेश्चन देखो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास में ये रहा 3x, ये रहा 11y, लेकिन यहाँ पे जो ये 9 है, ये हमारा इस साइड में है। यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, तो इस 9 को बोला बेटा इधर आ जाओ, ये 9 इधर आ गया। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोज़िशन का रूल क्या है, यहाँ पे प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस इज़ इक्वल्स टू 0। तो हमने अब इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया। यहाँ पे 0 आ गया और ये रहा हमारे पास में। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, कंपेयर करते जाओ, a की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई 11 और आप सी का वैल्यू गलत मत लिख देना एग्जाम में। यहाँ पे अगर +9 होता तो +9 आ जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो हम अगर इसको इस फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, प्लस यहाँ पे और ये ब्रैकेट में चला गया माइनस का 9। हमें तो यहाँ पे प्लस चाहिए तो ये रहा प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 9। ये हमारे पास में आंसर आ गया। इस केस को ध्यान से समझो अब। यहाँ पे हमारे पास में क्या ये इस फॉर्म में पहले से ही चेंज है? हाँ, बिल्कुल है। बस एक छोटा-सा काम यहाँ पे करना है, वो क्या है? 3/5 एक्स प्लस 19 वाई, यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस कर दो, अंदर चला गया माइनस का 9 इज़ इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो इसको सीधे भी लिख सकते हो, यहाँ पे सी की वैल्यू -9 लिख सकते हो आप, है ना? यहाँ पे अगर आपसे पूछे सी तो -9 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए कि -9 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है तो मैंने इसे प्लस करा और अगर ये प्लस करा तो माइनस को ब्रैकेट में ले लिया। तो हमारा ये क्वेश्चन चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि प्लस माइनस तो वापस से माइनस हो जाएगा, तो उसपे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो सी -9 आ गया, हमारा जो आपका बी है वो हो जाएगा 19 और ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 3/5। ए हमारा आंसर आ जाएगा, है ना? ए हो जाएगा 3/5, ये बी हो गया 19 और सी हो गया माइनस का 9। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की और अगर इसमें आपको डाउट है तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लेना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास में यहाँ पे x इक्वल्स टू 5y है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है ऐसे क्वेश्चन में, उधर राइट हैंड साइड में कुछ छोड़ो ही मत, सबको इधर लेके आ जाओ। यहाँ पे जैसे 5y है तो यहाँ पे आपने क्या करा, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया x माइनस 5y, उधर क्या बचा 0। अब आप बोलेंगे सर पर यहाँ पे तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे वो c वाला टर्म तो है ही नहीं, क्या करूँ? अरे बच्चे, अगर c वाला टर्म नहीं है तो इतना बड़ा जो ये 0 पढ़ते हो आप, है ना, ये जो 0 पढ़ते हो ये कब काम में आएगा? ये यहाँ पे काम में आएगा। x, ये जो प्लस है यहाँ पे इसको करा प्लस माइनस का 5 और ये हो जाएगा हमारे पास में y और यहाँ पे c वाली टर्म नहीं है ना, तो अपनी तरफ से ऐड कर दो 0 और यहाँ पे भी 0। अब ज़रा देखो, c वाली टर्म नहीं थी तो उसकी जगह 0 लिख दिया एडिशन में। अब ज़रा कंपेयर करना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो a है, यहाँ पे नहीं है। अरे बेटा जी, यहाँ 1 तो हमेशा रहता है, तो ये 1 है हमारे पास में, यहाँ पे 1 तो कोएफ़िशिएंट में है। इनविजिबल मैथ्स है ये, यहाँ पे 1 है। एक्स के साथ में ही मल्टीप्लाई है, दिख नहीं रहा है बस। तो अब ज़रा देखो, ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 5 और सी की वैल्यू हो गई आपके पास में 0, है ना? तो ये आप ध्यान रखो, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस वाले साइन को आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना? नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर केवल x प्लस 5y होता, है ना? प्लस 5y होता तो सीधा प्लस 5 लिख देता। यहाँ पे माइनस आ गया। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स की। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट इन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बेटा डरने का कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि कुछ बच्चों के साथ में क्या सिनेरियो है, वो ये है कि वर्ड प्रॉब्लम देखते ही वो भागने लगते हैं। तो भागिए मत, ध्यान से समझिए कि वर्ड प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है और किस तरह से सॉल्व करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ो। एक नोटबुक है, उसका जो कॉस्ट है, वो पेन के कॉस्ट के ट्वाइस है। एक बात बताओ,
अगर नोटबुक आपकी 20 रुपए की है, तो पेन कितने रुपए का होगा? 10 रुपए का। यहाँ पे लिखा है ना, नोटबुक जो है वो ट्वाइस मतलब दुगनी, दुगने रुपए की है जितने का पेन है। मतलब अगर पेन 10 का है तो नोटबुक कितने की हो गई? 20 की। अगर ये पेन 20 का हुआ तो नोटबुक कितने की हो गई? 40 की। अगर ये पेन हमारा 200 रुपए का हुआ तो नोटबुक कितने की हो गई? 400 रुपए की। है ना? कुछ भी हो सकता है ना? तो भाई कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे केस में तो वेरिएबल मानना पड़ता है। तो हम एक काम करते हैं, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को मान लेते हैं। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, इसे मैं इरेज़ कर देता हूँ। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी एक्स रुपीस। मैंने क्या मान लिया कि जो कॉस्ट है एक नोटबुक का वो एक्स है, और इसी तरह से कॉस्ट ऑफ अ पेन बी वाई रुपीस। और पेन का कॉस्ट क्या मान लिया? वाई रुपीस मान लिया। तो बेटा जी एक काम तो ये करना है, एक्स और वाई आपने मान लिया है। अब ध्यान से समझो, उसमें बोला है कि जो नोटबुक का कॉस्ट है, यानी कि जो एक्स है, वो इस पेन के ट्वाइस है। तो कैसे करेंगे वो देखो, आप यहाँ पे एक्स लिख दो और यहाँ पे वाई लिख दो और बीच में लगा दो इज इक्वल टू का साइन। मैंने जो बोला वो काम करो। यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ वाई हो गया और बीच में इज इक्वल टू का साइन हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये नोटबुक अगर 20 रुपए की है सपोज, तो पेन हमारा 10 रुपए का है। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहता हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा ना, इधर करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये हमारे पास में जो क्वेश्चन बताना चाह रहा है, उस फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। मतलब नोटबुक अगर एक्स रुपीस की है, तो पेन हमारे पास में हमने y का माना, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो हमारा नोटबुक है वो पेन के ट्वाइस है। तो बेटा ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, x इक्वल्स टू 2y। और अगर इसको हमें टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ये हो जाएगा x माइनस 2y। और अगर आप चाहें तो प्लस में जीरो भी लगा सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो। इस जीरो का वैसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग इसको नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसी ही वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। आपकी बुक में बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगी, आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा में। चलिए बात करते हैं एक और वर्ड प्रॉब्लम की अब। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें आपको बोल रहा है कि कॉस्ट है ऑफ अ बॉल पेन 5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। राइट दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किस तरह से करा, पहले कुछ वैल्यूज असाइन कर दी थी, तो वही काम मैं यहाँ पे करूंगा। इसका जो सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लूंगा, उसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वैल्यूज असाइन कर देता हूँ। मान लेता हूँ कि एक्स जो है हमारे पास में वो है कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। एक्स क्या है? कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। और वाई रुपीज हम लोग मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है सर। ये तो हमने पहले भी करा था कि हमने मान लिया एक्स है बॉल पेन का कॉस्ट, वाई है फाउंटेन पेन का। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप इसको वाई इसको एक्स मान सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब ध्यान से समझो। उसके बाद में आपको क्या बोला जा रहा है कि आपके पास में जो बॉल पेन है उसका जो कॉस्ट है, मतलब वो कितने रुपए का आता है? फाउंटेन पेन का हाफ। ध्यान से समझना, फाउंटेन पेन का हाफ, और उसमें भी 5 रुपए कम। 5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। ऐसे क्वेश्चन को समझने का बहुत प्यारा तरीका है। यहाँ देखो, एक नंबर मान लो कोई, आपके पास में सपोज करो फाउंटेन पेन आपका 30 रुपए का है। कितने रुपए का है? 30। तो उसने बोला बॉल पेन कैसा है? हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन, इसका हाफ कर दिया। हाफ कर दिया तो कितना आ गया? 15 रुपए। और फिर उसमें भी 5 रुपए कम, 5 लेस, तो ये 10 रुपए का। यानी कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया है कि अगर कोई 30 रुपए का फाउंटेन पेन है तो पहले उसने बोला हाफ कर दो, मैंने हाफ कर दिया। फिर उसने बोला 5 और कम कर दो तो आपको मिल जाएगा कितने का है। लेकिन हमारे पास में तो ये वेरिएबल है ना, हमें तो इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है, तो ये केवल समझने के लिए था। अब इसको देखो ध्यान से, कैसे हम लोग इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। हमारे पास में सबसे पहले जो बॉल पेन का कॉस्ट है उसको हमने एक्स माना है, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं y लिख लेता हूँ। ये बॉल पेन का कॉस्ट है, ये फाउंटेन पेन का है। उसने बोला कि ये जो है इस वाले के हाफ प्राइस का है। अगर यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, तो ये तो पहले से ही हाफ है।
ये तो पहले से ही हाफ है, तो बराबर बनाने के लिए अपॉन में 2 ऐसे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपॉन में 2 लगा दिया, तो ये हमारा हाफ हो गया। ठीक है? कई बार बच्चे कर देते हैं, गलती क्या करते हैं, उन्होंने बोला ना कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन 5 लेस देन हाफ, तो यहाँ पे फटाफट से अपॉन में 2 लगा देते हैं। बेटा जी, ये तो पहले से ही हाफ है ना, तो हाफ करने के लिए हमें जो बराबर का साइन है उसको इज़ इक्वल टू का साइन को मैनेज करने के लिए यहाँ पे अपॉन में 2 लगाना पड़ेगा। तो ये हाफ वाली कंडीशन पूरी हो गई और उसके बाद में उसने बोला है उससे भी 5 कम, 5 लेस, तो यहाँ पे ये जो भी आंसर आएगा उसमें से 5 कम। ठीक है? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये हमारे पास में आ गया x इज़ इक्वल्स टू y अपॉन 2 माइनस 5। अब इसको हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया था उस तरह से तो लिख लिया है। अब इसे रिप्रेज़ेंट कैसे करेंगे वो देखो यहाँ पे, हमें रिप्रेज़ेंट करना होता है इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 1 मान लेते हैं। ये हमारे पास में क्या हो गया 1, x इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम अगर आप लेते हो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा y माइनस 10, है ना? 1 से 2 गया 2 बार, 2 5 ज़ा 10। 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 2x इज़ इक्वल्स टू y माइनस 10, और अब दोनों चीज़ों को इधर शिफ्ट कर दो, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा 2x माइनस y प्लस 10 इज़ इक्वल्स टू 0। यही हमारे पास में इस फॉर्म में हमने इसने रिप्रेज़ेंट करने को बोला था, तो हमने कर दिया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो एक बार फिर से ये बात को समझ लो, मैं बार-बार एक ही बात आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको गलत लिखोगे तब तक ये भी गलत आएगा, लेकिन जिस बच्चे ने इसे सही लिख दिया, वो भी इसको सही कर लेगा। तो ये हमारे पास में आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को करना है। अब ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था, अब इसी तरह के आपके और भी क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे, ठीक है? तो आप जो भी बुक से फॉलो कर रहे हैं मैथ्स को, वहाँ से आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, भले ही वो आर.एस. अग्रवाल हो या आर.डी. शर्मा हो। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो आपको यही काम करना है कि ध्यान से उसके स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेना है और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, उसके अकॉर्डिंग उस काम को करना है कि पहले कुछ वैल्यूज़ असाइन कर दी, फिर इसको काम करा हमने इसके ऊपर कि किस तरह से इक्वेट करना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते गए और फिर फाइनल आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बात करेंगे आपके लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के, जो कि है क्या? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। किस तरह से हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं आज के लास्ट कॉन्सेप्ट की, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज करो आपके पास में लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो ये जो हमारे पास में इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करेंगे वो आप समझो। मैं यहाँ पर ऐसी x की क्या वैल्यू पुट करूँ, y की क्या वैल्यू पुट करूँ इस लेफ्ट हैंड साइड में, जो मेरे पास में ये राइट हैंड साइड में जो 6 लिखा है ये मिल जाए। मतलब x की जगह ऐसा क्या पुट करूँ, y की जगह ऐसा क्या पुट करूँ जो ये 6 आ जाए। तो बच्चा, इसका जो आंसर है वो आप लोग सोचेंगे थोड़ा-सा तो आपको समझ में आएगा कि मैं अगर x की जगह पे 0 पुट कर दूँ और y की जगह पे 2 को पुट कर दूँ, तो ये 6 बन जाएगा। ध्यान से देखो, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, तो ये हमारे पास में आ गया 0 प्लस 6, तो फाइनल आंसर 6 मिल गया। तो ये तो मिल गया आंसर, ये रहा 6। तो ये जो आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आ रही है, ये पुट करने पर आपका एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं कि ये इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। अब क्या यही केवल सॉल्यूशन है? क्या दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो और भी इसको सैटिस्फाई कर दे? तो मेरा आंसर है नहीं बेटा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही आपका सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमारे पास में और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे सोचेंगे सर, मैं अगर यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट कर दूँ और y की जगह पे 0 पुट कर दूँ, तो भी तो मेरा आंसर आ रहा है। 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 3 ज़ा हो गया 6 और 3 इंटू 0 हो गया आपके पास में 0। तो ये कितना आ गया? ये हमारे पास में आ गया 6, है ना? ये आ गया 6, इसको सही से लिख लो, ये आ गया 6, ये आ गया। तो बेटा जी, अब ये हमारे पास में अभी भी आंसर दे रहा है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करिए 3 और ये y की वैल्यू क्या पुट करिए 0।
तो आपको याद होगा ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखते थे, x हो गया 0, y हो गया 2। तो एक तो ये सॉल्यूशन मिल गया और यहाँ से मिल गया 3, 0। तो इसके लिए दोनों ही आंसर सही हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू को सैटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये दोनों ही सॉल्यूशन हैं इस लीनियर इक्वेशन के। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्या ऐसा ज़रूरी है कि इन दोनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता? बेटा जी, अगर आप चाहो तो इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, आपका आंसर 6 ज़रूर आएगा। आपके पास में किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्या बोला मैंने? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपको अब वही बताने वाला हूँ कि किस तरह से एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उस बात को समझते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। ऐसी वो वैल्यू जो हमारे पास में इक्वेशन को सैटिस्फाई करे। सैटिस्फाई करने का मतलब एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव कर दे। तो वो एक्स और वाई की वैल्यू या जो भी वेरिएबल आपने यूज़ करा है उस इक्वेशन में, उसकी वैल्यू सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है। तो आइए समझते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपको कैसे मिलते हैं। अब बेटा जी मैंने यहाँ पर वही वापस से लिख लिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब मैं आपसे बोलूँ एक काम करो, इस x की जगह पे आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू फाइंड करो। मैंने क्या बोला, x की वैल्यू 1 पुट करो और y की वैल्यू फाइंड करो। तो आपने क्या करा? ठीक है सर, अभी कर देते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये कितना हो गया? 2 हो गया। प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये प्लस का 2 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा? 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 2। ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 4 और y की वैल्यू क्या आ गई? 4 अपॉन 3। ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो अब यहाँ पे देखो, x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 अपॉन 3। अगर मैं इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूं तो अब होगा जादू, ये 6 बन जाएगा। देखो ध्यान से, अगर इस x की वैल्यू को 1 यहाँ पे पुट करूं और y की जो वैल्यू आई है उसको पुट करो 3 इंटू 4/3। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 प्लस 4, ये लो जी 6 आ गया, मिल गया। समझे बात को? 2 तो पहले ही सॉल्यूशन थे, अब ये तीसरा भी आ गया। यहाँ पे मैं 1 लिख दिया और y की जो वैल्यू है वो कौन-सी है? 4/3। ये एक और सॉल्यूशन मिल गया आपको, है ना? ये आपके पास में एक और सॉल्यूशन आ गया। तो बेटा जी इसका मतलब क्या हुआ कि हम तो ऐसे कितनी भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। आप तो सर बोल रहे हो 1, मैंने ना यहाँ पे 5 पुट कर दिया। अरे 5 पुट करो, y की वैल्यू निकालो, अभी निकाल के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे, अगर आप इस x की जगह पे 5 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी वो देखो यहाँ पे, वो मैं आपको समझा देता हूँ और यही हमें इस टॉपिक में करना भी है। ठीक है? ध्यान से समझेंगे इस बात को। अगर मैंने x की जगह पे 5 पुट कर दिया तो क्या हो गया? 2 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा सॉरी प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ हमारे पास में 3y क्या हो गया? 10। उधर अगर आप शिफ्ट कर देते हो तो 6 माइनस 10 हो जाता है, तो y हो जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पे 3 है, तो फाइनली y कितना आ गया? माइनस 4/3। ये देखो, x की वैल्यू 5 पुट करने पे y क्या आ रहा है? -4/3। अब इसको इसमें ज़रा रख के देखो, देखो 6 आने वाला है, ध्यान से समझना। 2 इंटू x की वैल्यू 5 पुट करी प्लस 3 इंटू y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में? -4/3। जल्दी से पुट करके सॉल्व कीजिए इसको। 2 5 ज़ा 10, ठीक है? यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है माइनस का, तो माइनस का 12 हो गया और अपॉन में कितना आ गया? 3। 10 माइनस ये कितनी बार कैंसिल हुआ आपके पास में? 4 बार। 10 माइनस 4 बेटा कितना आ गया? 6 आ गया, है ना? तो ये देखिए बेटा, आ गया आपके पास में 6। तो यानी कि यहाँ पे कौन से सॉल्यूशन हो गए? x की वैल्यू हो गई 5 और y की हो गई -4/3। तो ये भी एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो ऐसे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 9 10 1000 1 लाख जो भी पुट करोगे y की वैसे वैल्यूज आती रहेंगी और उसके बाद में पुट करोगे तो वो यहाँ पे आपके पास में चेक करने के बाद में आप देख सकते हो वही आंसर मिल रहा है बार बार। तो इसी वजह से हम लोगों के पास में जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने होते हैं आपके पास में? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। तो ये हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो देखिए बच्चों, बात करते हैं हम लोग
फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दी है, इसके 4 सॉल्यूशन हमें निकालने हैं। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, तो कैसे निकालते हैं? देखो, बहुत ही सिंपल काम करना है। अपनी तरफ से x की कोई भी 4 वैल्यू पुट करो और y की कोई भी 4 आपके पास वैल्यू आ जाएँगी, वही उसके सॉल्यूशन हो जाएँगे। यहाँ केवल एक ही चीज़ गलत हो सकती है, वो है आपकी कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन गलत नहीं है ना, फिर ये इतना आसान क्वेश्चन है कि आपके कोई मार्क्स काट ही नहीं सकता। तो ध्यान से समझो, हमारे पास में जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है? x + 2y = 4। हम एक काम करते हैं, हम ना x की जगह पे 0 पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं? 0। देखना ज़रा 0 पुट करके क्या हो रहा है? 0 + 2y = 4। अब 0 का तो कोई यहाँ पे वैल्यू है नहीं, तो 2y हो गया 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4/2, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो हमारे पास में x को पुट करने पे 0, y की वैल्यू आ गई 2। एक तो ये आंसर हो गया हमारे पास में। अब क्या पुट कर देते हैं? x की वैल्यू हम लोग 1 पुट करके देख लेते हैं। 1 पुट करो यहाँ पे। 1 + 2y = 4, 1 को उधर शिफ्ट करा, तो ये हो जाएगा 4 - 1, ये हो गया 2y = 3, तो y हो जाएगा 3/2। एक ये आंसर आ गया। यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा था? x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 2। यहाँ पे 1 पुट करने पे y की वैल्यू 3/2 आ रही है। और उसके बाद में अब पुट कर दो x = 2। आपकी मर्ज़ी है बेटा, आप यहाँ पे 3, 4, 5 कुछ भी पुट कर सकते हो। बस y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली आपको निकालनी है। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 + 2y = 4, यानी कि 2y ये हो जाएगा 4 - 2, तो हो जाएगा 2y = 2, y की वैल्यू आ गई 2/2, यानी कि कितनी आ गई कट होने के बाद में 1। तो ये एक आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास में जो इक्वेशन थी, उसमें बोला था 4 सॉल्यूशन इसके निकालने हैं। तो एक हमारा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। 3 सॉल्यूशंस मैंने आपको निकाल दिए हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 0, 2, एक तो ये सॉल्यूशन हो गया, मतलब x की वैल्यू पहले, y की बाद में। तो एक तो ये सॉल्यूशन हो गया। इसमें x की वैल्यू थी 1, तो 1, यहाँ पे कितनी है? 3/2, एक ये सॉल्यूशन हो गया। तीसरा क्या है? 2, 1, एक ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये 3 मैंने सॉल्यूशन इसके निकाल दिए। इसी तरह से आपको लिखना है, पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे, y की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो 4 सॉल्यूशन बोले थे, आपने तो 3 ही निकाले हैं। अरे बेटा जी, आपको मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? वो चौथा सॉल्यूशन आप लोग खुद से निकाल लो ना। आप देखो निकाल के कितना आंसर आ रहा है। और उसके अलावा एक काम और कर लेना, जो मैंने यहाँ पर आंसर निकाले हैं, इनको चेक भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ x की वैल्यू 0, y की 2 आ रही है, ज़रा यहाँ पे पुट करना, x 0 और y की वैल्यू को 2 पुट करो, तो कितना आ गया? 4, और यहाँ पर भी कितना है? 4, तो यानी कि हमारा ये आंसर करेक्ट है। ऐसे इन आंसर्स को भी आप चेक कर सकते हैं, कोई भी आंसर आपका रॉन्ग नहीं आएगा, अगर कैलकुलेशन में आपने बिल्कुल मिस्टेक नहीं करी है। मैंने तो नहीं करी है, आप भी मत करना। इसी बात को ध्यान रखते हुए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वही काम करना है, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो मैंने आपको क्या बोला? सबसे पहले आपको क्या करना है? पुट करो x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में x को 0 पुट करो, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब 0 में पाई को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया, प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी सिंपली y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो आप क्या लिखोगे? x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 9 आ रही है, तो 0,9 आपका एक सॉल्यूशन ये आ गया। उसके बाद एक और सॉल्यूशन निकालो, पुट करो x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 पुट करो, कितना आ रहा है? पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो पाई का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो पाई ही रहेगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये जो पाई आपको दिख रहा है, मान लो यहाँ पे 5 होता, तो 5 को उधर ले जाते थे तो 9 माइनस 5 हो जाता। तो बेटा सिंपल वही, पाई से दुश्मनी मत रखो। पाई भी एक प्यारा सा कांस्टेंट ही है इरेशनल नंबर, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन है तो कांस्टेंट ही ना। तो इसको उधर शिफ्ट कर दो तो 9 माइनस पाई हो जाएगा। अब यहीं आप आंसर को छोड़ सकते हो। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पाई की वैल्यू को 22/7 करके आपको सॉल्व करना है। आप अगर एग्ज़ाम में 1,9 माइनस पाई भी लिख देते हो, तो भी आपका आंसर करेक्ट है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हमारे सर स्कूल में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, हमने पाई की वैल्यू ओपन नहीं करी, तो मार्क्स डिडक्ट हो गए, वो आप अपने टीचर से पूछ लेना, भई ये आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको चाहिए पाई की वैल्यू को 22/7 रखना है, तो आप रख लो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है।
हैं, सिंपल सा 9 में से 22/7 को सॉल्व करके जो भी आंसर आए वो लिख देना। मैं तो भई इसी तरह से आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं पाई को सॉल्व करने की, है ना? सिंपल काम देखो यहाँ पे x की वैल्यू को यहाँ पे 2 पुट करते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में पाई इंटू 2 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 9। पाई का 2 में मल्टीप्लाई करा तो हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई इज़ इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा वाई इज़ इक्वल टू 2 पाई अगर उधर हमने शिफ्ट करा 9 माइनस 2 पाई। समझ रहे हो ना बात को? यहाँ पे 1 पुट करा तो 9 माइनस पाई आ गया। यहाँ पे वैल्यू को 2 पुट करा तो ये 2 इंटू पाई 2 पाई हो गया। उधर शिफ्ट करा तो 9 माइनस 2 पाई हो गया। तो आंसर क्या आ गया? x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 9 माइनस 2 पाई। वही बात बार-बार मत पूछना मेरे से कि सर ये पाई की वैल्यू क्यों नहीं ओपन कर रहे? आपकी मर्ज़ी है, करना है कर दो। यहाँ पर भी हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे? यहाँ पे 9 माइनस 2 इंटू 22/7 कर देना। तो जो भी यहाँ पे 9 माइनस 44/7 एलसीएम से जो भी आपका आंसर आए, वो यहाँ पे सॉल्व करके लिख देना। ठीक है? बाकी इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो यही बात मैं आपको बार-बार समझा रहा हूँ। यहाँ पे एज़ अ कांस्टेंट पाई को आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। अब वापस से वही बात बार-बार आपको डाँट मुझसे नहीं खानी चाहिए, है ना? 3 मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, 4th वाला प्यारे बच्चों आप लोग खुद से सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये हमारे पास में था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का टॉपिक। अब इस लेक्चर को एंड करूँगा एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से और उसके बाद में हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन्स आपको इस तरह से मिलेंगे आपकी बुक में कि इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करो, इसके 5 सॉल्यूशन फाइंड करो, इसके 3 सॉल्यूशन फाइंड करो। वो आप लोग सॉल्व करके देख लेना। तो ये था हमारे पास में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का टॉपिक। अब आइए चलते हैं उस लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों उस लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले एक बहुत छोटी-सी प्यारी-सी जानकारी मैं दे देता हूँ। आपको लग रहा होगा जैसे उसी क्वेश्चन से मैं आपको बता देता हूँ कि सर पाई एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 9 था। आप बार-बार एक्स की वैल्यू पुट करते हो। इस वाई ने क्या बिगाड़ा है? क्या मैं वाई की वैल्यू को पुट नहीं कर सकता हूँ? और उससे एक्स की वैल्यू निकाल लूँ? तो बेटा ऐसा भी कर सकते हो। एक काम करते हैं 3 सॉल्यूशंस तो मैंने निकाल के आपको दिखा दिए थे जिसमें एक्स की वैल्यू को 0, 1 और 2 रखा था और वाई की वैल्यू आ गई थी। अब जो चौथा सॉल्यूशन है उसमें मैं y की वैल्यू को कुछ भी मानकर x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक काम करते हैं y की वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं सपोज़ करो 1 क्या मान लिया? 1 तो ज़रा निकालो x की वैल्यू कितनी आ रही है? पाई इंटू x प्लस y की वैल्यू कितनी हो गई? 1 इज़ इक्वल टू 9 पाई में अगर x का मल्टीप्लाई करोगे तो पाई x हो जाएगा। अरे भैया 5 में x का मल्टीप्लाई करोगे तो 5x हो जाएगा। तो पाई में x का मल्टीप्लाई करोगे तो पाई x हो जाएगा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 9 तो पाई x हमारे पास में हो गया प्लस का 1 उधर शिफ्ट हो गया 9 माइनस 1 तो पाई x हमारा क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 8 और फाइनल आंसर आपका कितना आ गया x इज़ इक्वल टू ये 8 है और यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा पाई। जैसे अगर यहाँ 5 होता तो 8 अपॉन 5 आंसर आता, ऐसे ही यहाँ पे पाई है तो 8 अपॉन पाई आंसर आ गया। तो एक आंसर हमारा क्या आ गया? अब गलती मत कर देना, पहले x का लिखना होता है तो 8 पाई है ना 8 पाई कॉमा 1 ये आपका एक और सॉल्यूशन मिल गया। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आप x की वैल्यू पुट करते हो तो y की वैल्यू आ जाती है, y की पुट करते हो तो x की वैल्यू आ जाती है। तो आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब एक काम करते हैं ना इसको चेक करके ज़रा देख लेते हैं। एक काम करते हैं इसे चेक करके देख लेते हैं कि ये आंसर हमारे पास में सही है या नहीं। तो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू है 8 अपॉन पाई और y की वैल्यू है यहाँ पर 1 तो यहाँ पे मैं पुट करके देख लेता हूँ पाई इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 8 अपॉन पाई और y की वैल्यू आ रही है आपकी 1 पाई से पाई कैंसिल हो गया 8 प्लस 1 बन गया 9 और यही 9 यहाँ पर भी बैठा हुआ है मतलब ये आंसर आपका सही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर एग्जाम में टाइम मिले तो जल्दी से आप चेक करके भी देख सकते हो। हालांकि चेक करने के क्वेश्चंस आपके पास में एग्जाम में आते हैं, वही मैं अब आपको आगे समझाने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन की चेक 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। मैंने आपको बताया हुआ है ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है तो कैसे चेक करेंगे कि ये सॉल्यूशन है या नहीं। तो बेटा ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखो ध्यान से क्या लिखा है x माइनस 2y वहाँ पर x की वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 माइनस y की वैल्यू क्या है हमारा 0 यहाँ पर आप पुट कर दो तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 0 विल बी 0 ये आपका आंसर आ गया 4। तो मेरे बच्चे यहाँ पे आपका आंसर 4 आ गया और यही हमारा आरएचएस भी तो है। तो एलएचएस किसके इक्वल आ गया आपका आरएचएस के।
तो ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा यस। तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, जो भी आपको वैल्यू दी हुई है, ये एक्स की होती है, वाई की होती है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मैंने बताया था, वहाँ पे भी ये बात समझाई थी। तो यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है कि आंसर हमारे पास में सही है या नहीं है। तो जैसे बच्चों मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व करा, अब आपको मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 1, 1 और हमारे पास में 2, 0, क्या ये दोनों हमारे पास में इसके सॉल्यूशंस हैं या नहीं? ये अब आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? कि इन दोनों में से किसका आंसर येस है या नो है, या दोनों का ही आंसर नो है, या दोनों का ही आंसर येस है। क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू पुट करो, वाई की वैल्यू पुट करो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0, ऐसे पुट करके चेक करो, अगर 4 आ गया तो आंसर यस, नहीं आया तो नो। तो चलिए बच्चों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अरे बच्चों, अगर इन्होंने पहले ही बता दिया कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन का, तो यानी कि इसमें मैं पुट कर सकता हूँ। कैसे पुट करूंगा? हमारे पास में क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो x की वैल्यू 2 दी हुई है, y की वैल्यू 1, और उन्होंने बोला है कि ये इसका सॉल्यूशन है। मतलब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, वही आंसर इसका भी हो जाएगा, और इस साइड k लिखा हुआ है। तो हमारे पास में k की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? 2 इंटू ये हो गया 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 1 इज इक्वल टू के। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू के। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 7 इज इक्वल्स टू के, यानी कि के इज इक्वल्स टू 7। ये आपका आंसर आ गया। तो सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन दी हुई थी हमारे पास में, और उन्होंने बोला कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है। तो अगर उन्होंने पहले ही बता दिया है कि सॉल्यूशन है, तो मैं इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट करा, x की जगह 2 पुट करा, y की जगह 1 पुट करा, मेरे पास में आंसर आ गया 7। यही आपका फाइनल आंसर है। तो बच्चों, आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत आपका थैंक यू। अब हम लोग इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है, उसे हम लोग समझेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।